Hello students, my name is Jitendra Kumar and I am going to teach you biology and आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली ये फर्स्ट लेक्चर है उस चैप्टर का। और लेक्चर चैप्टर का नाम है बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या तरीका है इस सिस्टम के काम करने का। ठीक है, और कैसे कैसे अलग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सक्रीशन करने में। ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज़ जो ये लेक्चर है ये स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली, और जो फंक्शनिंग है वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो लेक्चर होने वाला है बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड होने वाला है, इसमें कोई आउट ऑफ द एनसीईआरटी थिंग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ एक इम्पॉर्टेंट एक आधा पॉइंट जहाँ पे लगेगा वहाँ पे बताया जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा आपकी ही एनसीईआरटी की, और ये आपके नीट यूजी और ये आपका सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो बिना किसी वक्त की देरी करते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन की। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डील किससे कर रहा है, ये एक्सक्रीशन से ही कर रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक्सक्रीशन क्यों होता है, क्या होता है एक्सक्रीशन में? बेसिकली आपका जो हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ना, क्या मैंने क्या बोला, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट ये बड़ा हार्मफुल होता है। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन तो होगा ही होगा उसमें, तो ऐसा एक कंपाउंड है क्या, अमोनिया, बॉडी में प्रेजेंट होता है, काफ़ी टॉक्सिक होता है, पर इसकी एक गुड साइड भी है। अच्छा, ये तो बैड साइड तो देख लिया हमने कि भैया अमोनिया जो होता है बड़ा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ऑब्वियसली बात है, हर कोई इसको क्या करना चाहता है, अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहता है। पर इसकी एक गुड साइड भी है, वो देखिए क्या है। एक कंडीशन होती है एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, एच आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, उसको प्रिवेंट करता है। ये कैसे करता है, मान लीजिए ये क्या है आपका NH3 प्लस ब्लड में हाइड्रोजन आयन है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अमोनियम आयन, और ये अमोनियम आयन क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो एसिडिक हो रहा था ब्लड, एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था जो, तो वो क्या कर दिया इन्होंने, बिल्कुल बैलेंस कर दिया। ठीक है, किसने, अमोनिया ने बैलेंस कर दिया। पर अगर फिर भी अमोनिया ही अमोनिया ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो वो भी क्या कंडीशन हो जाती है, वो भी एक हार्मफुल फेटल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में। तो अब देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट है ये, क्या है ये, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक क्यों बोला, क्योंकि जो रेस्पिरेशन आपके बॉडी में चलता है, ठीक है, रेस्पिरेशन जब चलता है तो रेस्पिरेशन के दौरान ही क्या बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट बात की जा रही है ये क्या है, ये रेस्पिरेशन के दौरान बना हुआ वेस्ट है। अब ये वेस्ट जो है बॉडी से निकलना जरूरी है भाई, ये किसी काम का नहीं है, ये आपकी बॉडी में क्या करेगा और हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा अगर आपने एक्सक्रीशन नहीं किया इसको। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बनता है, एक साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल बेसिकली। ठीक है, यूरिया की फॉर्म में रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी जो करती है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर यूरिया बनाता है और वो ब्लड में बेसिकली डिजोल्व होता है यूरिया, और ब्लड से जो उसको फिल्टर करने का काम करती है वो काम करती है हमारी किडनीज। ठीक है, वो काम कौन करता है, किडनीज करती है, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है आपका, यूरिक एसिड भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू मेंटेन ऑप्टिमल ऑस्मोलैरिटी। अब ये ऑप्टिमल ऑस्मोलैरिटी क्या है, बेसिकली ये बैलेंस है, किसका, बैलेंस ऑफ आयंस, सॉल्ट्स एटसेट्रा, मिनरल्स वगैरह, इन सब का बैलेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, एक टर्म होती है ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, कि कहाँ होता है, जहाँ पे फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मान लीजिए अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का कम है, तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा।
ठीक है, या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या कर जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा। चलिए इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल की बात की जा रही है। ऑप्टिमल क्या होता है बेसिकली, ऑप्टिमल आपका होता है जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर एक होता है ना, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वैसे ही क्या होता है आपका एक ऑप्टिमम ऑस्मोलैरिटी होती है। इसके नीचे अगर इस वैल्यू के अगर नीचे जाएंगे तो भी आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, इस वैल्यू के ऊपर जाएंगे तब भी आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी। जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो किस वैल्यू पे आती है, आपकी ऑप्टिमम वैल्यू पे आती है। ठीक है, चाहे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, चाहे वो ऑप्टिमम पीएच हो, चाहे वो ऑप्टिमम ऑस्मोलैरिटी हो। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना जरूरी है, और इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारी बॉडी करती है। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में पहला जो है आपका वो क्या है, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या, अमोनो, अमोनो मतलब क्या, अमोनिया, क्या, अमोनिया। तो एक्सक्रीशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये होगा आपका अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है, NH3 की फॉर्म में। और जो एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसका भी एक रीज़न है क्यों एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अमोनिया जो होता है उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीट होने के लिए। तो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स आ गए इसमें, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ गए, बोनी फिशेज आ गई आपकी, एक्वेटिक एम्फीबियंस आ गए, ये सारे क्या है, ये एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक एक्वेटिक देख रहे हैं ना आप, फिश तो वैसे ही एक्वेटिक होती है, तो मतलब पानी में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली वो क्या है, वो आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पानी आसपास ज़्यादा प्रेजेंट है, और जो सबसे इजी वे उनको क्या पड़ेगा, अमोनिया पड़ेगा भैया एक्सक्रीट करने में। अमोनिया को बनाने में भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं की जाती, जैसा प्रोड्यूस हुआ अमोनिया वैसे का वैसे ही उन्होंने पानी की यूज़ करके, क्योंकि ऑब्वियसली आसपास ज़्यादा पानी प्रेजेंट है उनके, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हुए उन्होंने अमोनियम आयंस की फॉर्म में ही उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी बॉडी से। और ये फिशेस में होता कहाँ पर है, कौन सी साइड पे होता है, ये गिल्स के थ्रू करती हैं फिश। ठीक है, आगे देखते हैं। NH3 इज हाईली टॉक्सिक एंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जो NH3 होता है वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है और इजीली क्या होता है, सोल्युबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है किसमें, पानी के अंदर। ठीक है, रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। पर इसकी एक ड्रॉबैक यही है कि भैया इसको ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए। लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए। इट इज एक्सपेल्ड थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। मतलब ये किस कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है इसमें, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाएगा। अब देखिए एनिमल है, उसकी बॉडी में क्या है, अमोनिया कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उसकी बॉडी तो प्रोड्यूस कर रही है। पानी में क्या है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अब हाई कंसंट्रेशन एनिमल की बॉडी के अंदर है, लो कंसंट्रेशन पानी के अंदर है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो अमोनियम आयन जो होंगे फिशेज या फिर एनिमल जो भी है एक्वेटिक, उसके बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करेंगे, वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, और गिल्स इन फिशेज एज अमोनियम आयंस, किस फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में, मतलब कि NH4+ की फॉर्म में क्या कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूज हो जाएंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। द किडनीज प्ले अ मिनिमल रोल इन दिस प्रोसेस। अच्छा हाँ, ये खास बात है कि जो किडनी होती है ना हमारी, किडनी कभी भी अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन नहीं करती है। ठीक है, ये कभी भी एक्सक्रीशन नहीं करती किसकी, अमोनियम आयन का। तो किडनी का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता अमोनियम आयन को एक्सक्रीट करने में। आगे हम देखते हैं सेकेंड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है आपके, वो है आपके यूरियोटेलिज्म। इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, दैट इज NH2CO NH2। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका, यूरिया होता है। एंड जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोला जाता है,
यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि कुछ फिशेज हो गई, कौन सी फिश, कार्टिलेजिनस फिश जो हो गई आपकी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक। सेमी एक्वेटिक मतलब जो पानी में भी रह रहे हैं, ज्यादा पूरा हर टाइम पानी में नहीं रह रहे पर पानी से बाहर भी आ जा रहे हैं, वो सेमी एक्वेटिक हो गए। सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गए, वो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। टोड्स हो गए, वो भी लैंड और पानी में दोनों में रहते हैं। एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब आपको पता ही है, जैसे एलिगेटर हो गए, मगरमच्छ जिसको कहते हैं, ठीक है, टर्टल्स हो गए, ठीक है, कछुए, और मैमल्स। कुछ मैमल्स भी हैं जो क्या होते हैं आपके पानी में भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, आपके लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, जैसे ऑटर हो गया, प्लेटिपस हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करेंगे, ये करेंगे यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट, और इनको क्या करेंगे हम, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन दी लिवर NH3 इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। अब देखिए सबसे टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होगा, NH3। उससे कम टॉक्सिक क्या होगा, यूरिया। और सबसे कम टॉक्सिक क्या होगा, यूरिक एसिड। ठीक है, ये इनका क्या है, ये इनका ग्राफ है एक तरह से, ठीक है, ये ऑर्डर है इनकी, किसका, टॉक्सिसिटी का। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक होगा आपका यूरिया, सबसे कम टॉक्सिक होगा यूरिक एसिड। तो लिवर के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एक लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, विच रिक्वायर्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, और यूरिया को थोड़ा, जो ये यूरिया है इसको मॉडरेट अमाउंट चाहिए होता है एक्सक्रीशन करने के लिए। यूरिया को क्या चाहिए, मॉडरेट अमाउंट चाहिए किसका, वाटर का। ठीक है, थर्ड जो आपका है वो क्या होता है, दैट इज यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, जो टाइप एक्सक्रीशन का वो क्या है, यूरिकोटेलिज्म। तो एक्सक्रीशन किसकी फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंसेक्ट्स आ गए, सम लैंड क्रस्टेशियंस आ गए, जैसे स्नेल्स वगैरह हो गए, लैंड स्नेल्स आ गए, टेरेस्ट्रियल्स आ गए, ठीक है, और आपके रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, प्रॉन्स भी इसी में ही है, इसी कैटेगरी में बेसिकली। ठीक है, अब इनमें देखिए क्या है कि यूरिक एसिड की फॉर्म में करने वाले हैं ये, क्या एक्सक्रीट करने वाले हैं। अब यूरिक एसिड की फॉर्म में जब एक्सक्रीट करेंगे तो भैया इसमें खास बात ये होती है कि भैया यूरिक एसिड जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, और लेस टॉक्सिक होता है ये, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है विदाउट एनी नीड ऑफ वाटर। मतलब कि विदाउट, ये वर्ड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी नीड ऑफ वाटर, कि वाटर की नीड ही नहीं है, वाटर की नीड ही नहीं है भैया इसको एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ भी जैसे कि आपने एक रैट सुना होगा, कैंगेरू रैट, ठीक है, डेजर्ट में ही मिलता है शायद, ठीक है, और वो जो होता है वो यूरिक एसिड ही करता है एक्सक्रीट, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वो क्या करता है, यूरिक एसिड ही करता है एक्सक्रीट। पानी भी कंजर्व करता है अपनी बॉडी के अंदर, और उसकी हेल्प भी हो जाती है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि पानी उसको बचाना है ना, वहाँ पे पानी वैसे ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी बॉडी को पानी कंजर्व करना है, तो वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड से एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब लिजर्ड जो होती है, लिजर्ड हो गई, तो लिजर्ड भी क्या है, एक तरह की रेप्टाइल है, और लिजर्ड भी जो होती है वो यूरिक एसिड ही क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। ठीक है, अब देखिए बर्ड्स जो है, बर्ड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अब इसकी खास बात हमने बता दी क्या है भैया, ये एक तो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और लेस टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये, और क्या होता है, ये एक्सक्रीट किया जाता है विदाउट एनी नीड ऑफ वाटर, सबसे कम वाटर की नीड होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। आप करते हैं यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म आर वेल डिफाइंड फॉर वाटर कंजर्वेशन। मतलब ये क्या है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब वाटर कंजर्व कराने में ही हेल्प करते हैं एक तरीके से। अमोनिया तो था भैया, उसको तो भर भर के पानी चाहिए, ठीक है, उसको तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए था ना एक्सक्रीट करने के लिए, बट जो आपके ये यूरियोटेलिज्म है और यूरिकोटेलिज्म है, इसमें क्या चाहिए होता है, आपको पानी की इतनी नीड नहीं होती है, कम पानी में भी आपका काम चल सकता है आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है। तो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं आपके इन एनिमल्स, वो क्या क्या है प्रेजेंट है। पहला जो आप देखोगे, लोअर ऑर्गेनिज्म से बात करेंगे, मतलब पहले जो
लोअर ऑर्गेनिज्म थे, फिर उससे एडवांस हुए, फिर उससे एडवांस हुए, फिर उससे एडवांस हुए, तो ऐसे हम इस फॉर्म में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले था प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं इनको फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये आपको मिलते हैं क्या? फ्लैट वर्म्स में, रोटिफर्स में, सम एनेलिड्स में, और सिफेलोकॉर्डेट जो है आपके प्राइमरली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इनका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन कराना, बेसिकली ऑस्मोसिस का रेगुलेशन कराना, बेसिकली पानी में जो फ्लूइड है उसका बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। वही एक तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मोसिस हम कब कह देते हैं? जब डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है, लिक्विड में, तो उसको ऑस्मोसिस का नाम दे दिया जाता है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी चीज, ठीक है। तो फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं आपके, बताइए? फ्लैट वर्म्स जो होते हैं ये बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं आपके। तो फ्लैट वर्म्स के अंदर देखने को मिलता है रोटिफर्स में, एनेलिड्स में और सिफेलोकॉर्डेट्स में। ये क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है आपके, प्राइमरली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं ये, ठीक है। नेफ्रीडिया नेक्स्ट जो है आपका क्या है, जो ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। ये किस में मिलते हैं आपको? एनेलिड में देखने को मिलते हैं। ये करते हैं हेल्प आपका रिमूवल होने में, किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट का, और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों करते हैं। ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करेंगे और आपका ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाएंगे। फिर आते हैं मेल्फिजियन टिब्यूल। ये प्रेजेंट होते हैं आपके इंसेक्ट्स के अंदर, फाउंड इन इंसेक्ट्स, ठीक है। एडिंग इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करवाएंगे और आपका ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपके एडिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स बोला जाता है जिनको। ये हमें देखने को मिलते हैं किसमें? क्रस्टेशियंस या फिर प्रॉन्स में, ठीक है। ये आपके एटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। फिर आती है किडनीज। किडनीज जो होती हैं ये आपके हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग है, ठीक है, या फिर जो भी मैमल्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है क्या? किडनीज। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। भैया किडनी जो होती है ना, एक तो देखो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, मतलब कुछ ऐसी शेप होती है ना इसकी, ऐसी शेप होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, लास्ट थोरेसिक। अब लास्ट थोरेसिक जो होती है आपकी कौन सी होती है, बताइए? लास्ट थोरेसिक क्या होती है? मतलब कि ये T12 से और लंबर थर्ड, इनके बीच में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब जो मेजरमेंट दी गई है किडनी की वो क्या दी गई है, देखिए 10 to 12 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होगी, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। विद एन एवरेज वेट, एवरेज वेट क्या होता है इसका? 120 to 170 ग्राम। ईच किडनी इज एनक्लोज्ड इन अ टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस रीनल कैप्सूल। जो हर एक किडनी होती है, ये किडनी किस में होती है? इनके ऊपर क्या होता है? 3 लेयर्स का क्या होता है? एक तरह से कैप्सूल होता है, ठीक है, ये कैप्सूल होता है, फाइब्रस रीनल कैप्सूल इसको बोला जाता है। द कॉन्केव साइड ऑफ ईच किडनी हैज एन ओपनिंग कॉल्ड हाइलम। अब कॉन्केव साइड का मतलब क्या है भैया? देखो जो गड्ढा सा हो रहा है हल्का सा, सॉरी ये गलत किडनी बन गई, ठीक है, बेटर। अब ये जो साइड है ना, ये क्या है? ये आपकी कॉन्केव साइड है, ये कॉन्केव है, और ये साइड कैसी है आपकी? कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉन्केव साइड होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है किडनी में? एक हाइलम प्रेजेंट होता है, वेयर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर। यहीं से आपकी ब्लड वेसल जाती है, आर्टरी यहीं से जाती है, वेन भी यहीं से बाहर निकलती है, यूरेटर भी यहीं से बाहर निकलता है, ठीक है। तो सारा जो भी अंदर जाएगा, नर्व्स जाएंगी, ब्लड वेसल्स जाएंगी, डक्ट्स जाएंगी, वो सारी उसी कॉनकेव रीजन से जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। द हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड द रीनल पेल्विस। अब देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, ये क्या है आपका? हाइलम है, ठीक है, यही हाइलम है। अब यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से ये आर्टरी जा रही है, यहाँ से ये वेन जा रही है, ठीक है, और ये यूरेटर भी यहीं से जा रहा है इस हाइलम रीजन से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है,
तो हाइलम जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है किसमें, फनल शेप्ड कैविटी में, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, विच हैज प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। ठीक है, ये रीनल पेल्विस के अंदर जाता है और इसमें प्रोजेक्शंस होती है जिनको कैलिसेस बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, हाइलम जो है ये इस रीजन में आया, ये रीजन क्या कहला रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रीनल पेल्विस, ये रीजन क्या है आपका, ये रीनल पेल्विस है, ये लिखा ना ये रीनल पेल्विस, ये यहाँ पे ये वाला रीजन, तो ये आपका रीजन क्या है, ये आपका क्या है रीजन, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, जो ये रीजन है आपका, जो ये रीजन है ना आपका, ये क्या है आपका, रीनल पेल्विस है आपका। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किस में कर रहा है, ये देखिए ये रीनल पेल्विस रीजन है, ये जा रहा है इन के अंदर। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये वाले, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा क्या, कैलिसेस, इनको कैलिसेस बोला जाता है। और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, मेडुलरी पिरामिड्स, ये आप क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है वहां पे कि जो हाइलम होता है वो लीड करता है किसमें, फनल शेप्ड कैविटी जिसको रीनल पेल्विस बोला जाता है, विच हैज प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। तो इन प्रोजेक्शंस को, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये, ठीक है, इनको क्या बोला जा रहा है, कैलिक्सिस बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं कैलिक्स, ठीक है, तो ये कैलिसेस है। अब आगे, ईच किडनी हैज एन आउटर कॉर्टेक्स, इस हर किडनी के पास क्या होता है, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेड्यूलर रीजन होता है। जैसे हम किडनी में ही देख लें तो ये क्या है, ये जो रीजन जितना भी है ये इनर क्या, ये वाला क्या कहलाएगा, ये आपका मेड्यूलर कहलाएगा, और ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, तो द मेड्यूला कंटेन्स कोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स, ये मैंने बता दिया आप, कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें मेड्यूला में, दैट एक्सटेंड्स इनटू कैलिसेस, जो कैलिसेस के अंदर धसे हुए होते हैं। तो हमने देखा ना, जब ये वाला किडनी का पार्ट था इसके अंदर एक कोनिकल स्ट्रक्चर था और ये इसके अंदर ऐसे धसा हुआ था, तो ये वाला रीजन कैलिसेस है, ये मेडुलरी क्या हो गया, पिरामिड हो गया कोनिकल वाला। बस यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, दैट एक्सटेंड्स इनटू कैलिसेस, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन दीज पिरामिड्स, जो कॉर्टेक्स होता है उनके बीच में जो होता है, उनके बीच में जो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जा रहा होता है, जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं उनके बीच में, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जा रहा है वो क्या बनाता है, अपना रीनल कॉलम बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स का ही तो पार्ट है जो इसके बीच में जा रहा है। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला जाता है इसको। ठीक है, ईच किडनी कंटेन्स नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, हर एक किडनी के अंदर क्या होते हैं, नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है बेसिकली, तो नेफ्रॉन्स जो है बेसिकली, नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स हमारी जो किडनी होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड अ रीनल टिब्यूल, हर एक नेफ्रॉन में क्या होता है, एक तो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ठीक है, और एक रीनल टिब्यूल का पार्ट होता है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस की बात करते हैं, वो क्या होता है, तो अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय अ फ्रंट आर्टरियोल, अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। देखिए ये क्या होता है बेसिकली, एक क्लस्टर है किसका, कैपिलरीज का, जो कब फॉर्म होता है, आफरेंट आर्टरियोल की एक ब्रांच से होता है, मतलब। ठीक है, दोबारा देखते हैं, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय आफरेंट आर्टरियोल, इसमें लिखा भी गया है एनसीईआरटी में, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्या लिखा गया है, टफ्ट, वर्ड ये टफ्ट यूज किया, इसका मतलब भी क्या है, क्लस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय आफरेंट आर्टरियोल। अब आफरेंट आर्टरियोल किससे बनता है, अब ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, तो जो किडनी के अंदर हमारी आर्टरी जा रही है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं,
वो क्या बनाएगी आगे जाके, आर्ट्रियोल में ब्रेक डाउन होगी, जिसको हम बोलेंगे आफरेंट आर्ट्रियोल। जो हमारा बोमन्स कैप्सूल होता है उसके पास जो आर्टरी आएगी, जो आर्ट्रियोल आएगा बोमन कैप्सूल के पास, उसको बोलेंगे आफरेंट आर्ट्रियोल। और जो बोमन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से दूर जाएगा ब्लड को लेके, उसको बोलेंगे हम इफरेंट आर्ट्रियोल। जैसे कि मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जरा डायग्राम में देखिए, देखिए यहाँ पे ये देखना है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका है आफरेंट आर्ट्रियोल। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका आफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये आफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये आ रहा है, ये ब्लड को लेके आ रहा है। क्या है ये, इनकमिंग है, ठीक है। ये ब्लड को क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। और ये जो देख रहे हो आप, ये बाहर आ रहा है, ये क्या है, ईफ्रेंट। यहाँ लिखा है ना ये ईफ्रेंट, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये गुच्छा सा बना हुआ है, ये टफ्ट बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब ये तो ये आफरेंट आर्ट्रियोल हो गया जो लेके आया, ठीक है। यहाँ पे इसने गुच्छा बना लिया और ये ब्लड को लेके बाहर चला गया, ये ईफ्रेंट हो गया, ये आफरेंट आने वाला हो गया, और ये बीच में गुच्छा बन गया, ठीक है। तो होप सो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड जो होता है उसको दूर कौन लेके जाता है, ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाने वाला जो है वो क्या है आपका, इफरेंट आर्ट्रियोल है। आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो क्या है, रीनल टिब्यूल है, जो स्टार्ट होता है किससे, बोमन्स कैप्सूल से, विच एनक्लोजेज ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, एनक्लोज करके रखता है ग्लोमेरुलस को, फॉर्मिंग द मेल्फेजियन बॉडी। और देखो बोमन कैप्सूल जो है वो बेसिकली कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर और उसके अंदर ऐसे करके क्या रख दिया, उसको ग्लोमेरुलस रखा हुआ है, और उसको एनक्लोज किया हुआ है किसने, बोमन्स कैप्सूल ने। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मेल्फिजियन बॉडी बनाते हैं। दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मेल्फिजियन बॉडी बोला जाता है, या फिर रीनल कर्पस्कल बोला जाता है। रीनल टिब्यूल कंटिन्यूज एज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल जो है देखिए आगे जो होगी कंटिन्यू होगी कैसे, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बनाएगा वो, पीसीटी जिसको कहेंगे, हेनलेज लूप बनाएगा, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डीसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। फिर ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है हेयर पिन शेप्ड, ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है। और ये जो फिर से मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। और ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है लास्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट है आपका, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए हेनलेज लूप जो होता है इसके पास क्या होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप होता है। हेनलेज लूप हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इनके पास क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब भी होता है। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन मर्ज इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये डीसीटीज होती हैं, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है कई सारी नेफ्रॉन की। ये देखिए ये भी एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ रहा है, ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ रहा है, ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ रहा है। तो कई सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती हैं, वो एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ रही होती हैं आकर, ठीक है। समझ गए, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ती हैं आके, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम दी कॉर्टेक्स टू दी मेडुला इवेंचुअली ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस। अब क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, जो कॉर्टेक्स रीजन था, बाहर वाला रीजन था किडनी का, ठीक है, उससे लेके धसते हैं कहाँ तक धसेंगे, मेडुलर रीजन तक। और इवेंचुअली ओपन किस में हो जाते हैं, रीनल पेल्विस में जाके क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड से होते हुए
कैलेसिस से होते हुए रीनल पेल्विस में ये चले जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आप ये देखिए, जो ग्लोमेरुलस होता है प्लस बोमन कैप्सूल होता है, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? मेल्फिजियन बॉडी बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम रीनल कॉर्पस्कल। जो मेल्फिजियन बॉडी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, ये सारे कहाँ होते हैं? ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं किडनी के। और जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है किडनी के। ठीक है, अब देखिए जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल मैंने दिखाया था यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल देख लेते हैं हम। देखिए ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये निकला और इसने एक नेटवर्क सा बना लिया, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये रेड रेड सा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो रेड रेड सा दिख रहा है, ये क्या है? ये एक नेटवर्क बना लिया ना, पहले यहाँ नेटवर्क बनाया है इसने, और इससे एक ब्रांच निकलेगी जो पैरेलली जाएगी किसके? लूप ऑफ हेनले के। ठीक है, और एक्सचेंज होता है इनके बीच में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट का और सोडियम क्लोराइड का। बेसिकली इन जो नेटवर्क इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही क्या बनाती हैं? उसमें से एक ब्रांच निकल के क्या बनाती है? वासा रेक्टा बनाती है। देखें यहाँ पढ़ते हैं हम कि एक इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो क्या फॉर्म करता है? कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाता है, अराउंड द रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल के अराउंड था। इसी में से एक वेसल निकलती है, फ्रॉम दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू दी हेनलेज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा, और यू शेप्ड क्या बना देती है? वासा रेक्टा बना देती है। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हैं भैया। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन भी एक ही तरह के नहीं होते, दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो 85% जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इनमें क्या होता है? एक तो शॉर्ट हेनलेज लूप होता है दैट एक्सटेंड स्लाइटली इनटू द मेड्यूला, मतलब जो मेड्यूला रीजन है किडनी का उसमें बहुत कम ही ये क्या करेगा? उसके अंदर जाएगा, मेडुला रीजन के अंदर। मतलब अगर किडनी है ये, और ये अगर मान लो किडनी चली गई भैया, ये अगर किडनी, ये किडनी का क्या है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सॉरी मेडुला वाला पार्ट है ये, ठीक है, और बाहर क्या है? ये कॉर्टेक्स पार्ट है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे वो यहीं तक रह जाएंगे, वो इस रीजन में नहीं आएंगे, ठीक है, वो सिर्फ यहीं तक रह जाएंगे। तो हैव शॉर्ट हेनलेज लूप दैट एक्सटेंड स्लाइटली इनटू द मेड्यूला। और इसमें वासा रेक्टा जो है ना, वो तो भैया वासा रेक्टा जो है वो एब्सेंट होगी या तो, या हाईली रिड्यूस होगी। मतलब कि जो ये वाली लेंथ है ना आपकी, ये वाली, या तो ये बहुत छोटी होगी, ठीक है, या ये होगी ही नहीं। ठीक है, देखिए आगे अगले जो होते हैं वो क्या होते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं, इसमें मेडुला वर्ड आ रहा है, तो इससे याद रखिए कि इसमें जो ये मेडुला तक डिसेंड करेगा, ठीक है, इनकी पहुंच होगी मेडुला तक, ठीक है। ये 15% ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15% ही क्या होते हैं? ऐसे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर। इनमें लॉन्ग हेनलेज लूप होते हैं दैट एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेडुला, ये डीप मेडुला तक जाते हैं, एज वेल एज वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा। अगर मैं बात करूं, ये लूप ऑफ हेनले है, तो भैया ये आपका क्या है? यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका मेड्यूला रीजन है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे उनकी तो लूप ऑफ हेनले यहीं तक होगी, ठीक है, या फिर हल्की सी इसके अंदर जा रही होगी। पर जो आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होंगे उनकी जो लूप ऑफ हेनले होगी डीप इनटू द मेड्यूला जा रही होगी। समझ गए आप? और इसमें वासा रेक्टा भी क्या होगी? इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगी, और इनमें तो एब्सेंट होगी, इनमें होगी ही नहीं जो कॉर्टिकल वाले हैं। तो आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया कि भाई आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आई होप सो आप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी and for attending this lecture. Thank you.